हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज एमपीजीके की क्लास 4 है और क्लास 4 का टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। और आज की क्लास में मध्य प्रदेश की नदियों के साथ ही मध्य प्रदेश की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, अपवाह तंत्र है और प्रमुख जलप्रपात है, नदियों के किनारे बसे शहर, झीलें, तालाब और प्रमुख जो रामसर साइट है, वो सब इसी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो इस टॉपिक से एमपी की दूसरी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। और आज क्लास 4 है। 3 क्लासेस पहले हो चुकी है, वो आपने नहीं देखी है तो चैनल विजिट करोगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। देखो, सारी क्लासेस लाइन से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपका। ठीक है। एमपी तो पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। नदियाँ स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, अपवाह तंत्र होता क्या है। ठीक है। तो किसी नदी का जो उद्गम स्थान होता है, नदी जहाँ से निकली है और जहाँ पर जाकर मिली है, नदी के उद्गम स्थान से मुहाने तक का जो आकार या संरचना होती है, उसको क्या कहा जाता है? नदी का अपवाह तंत्र। ठीक है। कौन कौन से अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश में? गंगा यमुना अपवाह तंत्र है, नर्मदा अपवाह तंत्र है, ताप्ती अपवाह तंत्र है, माही, गोदावरी और महानदी। तो क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र है, कितने ड्रेनेज सिस्टम है? तो क्या आंसर होगा? 6। कितने हैं? 6। अब इससे जो फैक्चुअल डेटा है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने ड्रेनेज सिस्टम है? 6। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 1,83,104 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। डेटा पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। अफवाह में शामिल उप नदियाँ कौन कौन सी है? तो गंगा यमुना अफवाह तंत्र में चंबल आती है, बेतवा आती है, सिंध आती है, धसान, शिप्रा, टोंस, सोन, केन, काली सिंध नदियाँ इसमें आती हैं। याद रखना, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सिंध नदी कौन से ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है? तो गंगा यमुना अफवाह तंत्र का। फिर सेकंड है नर्मदा अपवाह तंत्र, जो कि नर्मदा का कुल अपवाह तंत्र कितना है? 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितना है? 85,149 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अपवाह में शामिल नदियाँ कौन कौन सी है? तवा, बारना, मान, बरगी, छोटी तवा, ये सारी नदियाँ इसमें आती है। ठीक है। फैक्चुअल डेटा है, समझने जैसा कुछ है नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। जितनी बार रिकॉल करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, आपको क्लियर होगा और याद होता जाएगा। ताप्ती अपवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितना आता है? 9,800 स्क्वायर किलोमीटर। नदियाँ कौन सी आती है इसमें? बोरी, गिरना और अमरावती। माही अपवाह तंत्र, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 38,699 स्क्वायर किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितना है? 7,188 या फिर 6,700 स्क्वायर किलोमीटर। उपनदियाँ कौन सी है इस अपवाह तंत्र में? जाखम और सोम नदियाँ इसमें आती है। राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। राजस्थान में जो माही का अपवाह क्षेत्र है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। फिर आता है गोदावरी अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार इसकी सहायक नदी वेनगंगा और उसकी सहायक नदियां पेंच, कान्हन, वर्धा, बावनथड़ी, इनके जल से निर्मित हुआ है। और कुल क्षेत्रफल कितना है? 23,388 स्क्वायर किलोमीटर। महानदी अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश में महानदी अपवाह तंत्र का भी कुछ क्षेत्रफल शामिल होता है और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र 154 वर्ग किलोमीटर में बस फैला है और ये अपवाह तंत्र अनूपपुर जिले में हसदो नदी के अंतर्गत शामिल है। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो याद रखना। मध्य प्रदेश में कुल कितने ड्रेनेज सिस्टम, कितने अपवाह तंत्र है? तो 6 अपवाह तंत्र, 6 ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है।
इसके अलावा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है, गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम। सबसे छोटा कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र, महानदी ड्रेनेज सिस्टम सबसे छोटा है। ये 3 तो याद करना, इसके अलावा सारे क्षेत्रफल भी एक बार देख लेना, सबसे छोटा सबसे बड़े का तो देख ही लेना, ठीक है। और एज इट इज़ ये जो फैक्चुअल डेटा है ये सब हमको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, हम थोड़ा बहुत तुक्का लगाते थे तो चल जाता था, लेकिन अब एमपीपीएससी में भी नेगेटिव मार्किंग आ गई है, ईएसबी में भी नेगेटिव मार्किंग आ गई है, तो नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको सब कुछ याद होना ही चाहिए, ठीक है, वरना क्वेश्चंस गलत होंगे। जल विभाजक क्या होता है, वाटरशेड क्या होता है, तो एक अपवाह तंत्र को दूसरे अपवाह तंत्र से जो अलग करती है सीमा बाउंड्री, उसको क्या कहा जाता है, जल विभाजक कहा जाता है, वाटरशेड कहा जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया क्या होता है, तो एक नदी जब विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लाती है उसको जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट कहा जाता है। और पीवाईक्यू से हमको ये चीज़ समझ में आई है कि जैसे पिछली बार क्या आया था, ऑप्शन में सिर्फ वाटरशेड दिया हुआ था, हिंदी में जल विभाजक नहीं लिखा हुआ था, तो कुछ इंग्लिश के जो टर्म्स मैंने लिखे हैं वो आपको याद कर लेना है, ठीक है, हिंदी में कभी कभी लिखा हुआ नहीं आता है। अब हमको पढ़ना है नदी के जो प्रतिरूप, नदियाँ जो संरचना बनाती है, जो ज्योमेट्रिकल शेप बनाती है, एक ज्यामितीय आकृति बनाती है, तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कौन सी आकृति बनाती है उसके बारे में देखते हैं। वृक्षाभ प्रतिरूप, डेंड्राइट पैटर्न कौन सी बनाती है, तो राज्य की अधिकांश नदियां, जो ज्यादातर नदियां है कौन सा पैटर्न बनाती है, वृक्षाभ प्रतिरूप, वृक्ष जैसा, जैसे नदी जा रही है ना, और यहाँ से आके मिल गई, ये दूसरी नदी आके मिल गई, तो ये डेंड्राइट पैटर्न वृक्षाभ प्रतिरूप होता है। अनुगामी अपवाह क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट पैटर्न, नर्मदा और ताप्ती नदी बनाती है, याद करना है नर्मदा और ताप्ती नदी कौन सा प्रतिरूप बनाती है, तो अनुगामी अपवाह। इसका मतलब होता है कि ढाल की दिशा में ये बहती है, अनुगामी अपवाह मतलब ढाल की दिशा में बहना। अध्यारोपित अपवाह क्या होता है, चंबल नदी बनाती है, याद करना, चंबल नदी कौन सा नदी प्रतिरूप बनाती है, अध्यारोपित अपवाह। अब अध्यारोपित अपवाह क्या होता है कि चट्टानें भले ही चेंज हो जाए लेकिन ये अपनी पुरानी संरचना को कायम रखती है, इस तरह समझ सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपित अपवाह। आयताकार अपवाह कौन सी नदी बनाती है, सोन नदी बनाती है। आयताकार मतलब जो नदी है अचानक से 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, ठीक है, 90 डिग्री पर मुड़ जाती है सोन नदी, तो ये आयताकार अपवाह बनाती है। जालायित प्रतिरूप क्या होता है, सोन उसकी सहायक नदियां बनाती है, मतलब 90 डिग्री पर इस तरह से ये समकोण पर एक जाल बनाती है। समानांतर प्रतिरूप, सोनार और टोन्स की सहायक नदियां कौन सा बनाती है, समानांतर प्रतिरूप, मतलब पैरेलल चलती है, ये है इसके नीचे ये पैरेलल लाइंस की तरह ये चलती है। तो ये सारे प्रतिरूप याद करना, कौन सी नदी कौन सा प्रतिरूप बनाती है। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। अभी हमने क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र पढ़े, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, याद करना है डेटा वगैरह जो भी है, नदी प्रतिरूप पढ़े, कौन सी नदी कौन सा प्रतिरूप बनाती है, याद करना है। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट जो नदियाँ हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिशा के आधार पर हम नदियों का क्लासिफिकेशन करते हैं, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं उत्तर की ओर कौन सी नदियाँ बहती है, चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टोंस नदी। दक्षिण की ओर वेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता और कान्हन नदी। वेनगंगा और वर्धा के संगम को ही प्राणहिता कहा जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ सोन, जोहिला और महान नदी, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माहिर नदी, ठीक है। ये सारी नदियाँ देख लेना, क्वेश्चंस डायरेक्ट भी इनसे पूछ लिए जाते हैं, पीवाईक्यू में पूछे भी गए हैं। जैसे कि जो पेंच नदी है वो कौन सी दिशा में बहती है, तो दक्षिण की ओर बहती है। जोहिला कहाँ बहती है, तो पूर्व की ओर बहती है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। मध्य प्रदेश से कई सारी नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ से काफ़ी सारी नदियाँ निकलती है और दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती है, दूसरे स्टेट में चली जाती है, और कोई भी नदी यहाँ पर आती नहीं है, यहाँ से सारी नदियाँ निकल के जाती है, ठीक है, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। अब है मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों का क्रम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जमाने को आता है, कौन सी नदी है ना, छोटे से बड़ा जमाना है, बड़े से छोटा जमाना है, तो याद करना इसको एज इट इज़।
सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। और इसकी लंबाई भी याद करना 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश की, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है चंबल नदी, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। सोन नदी थर्ड नंबर पर आती है, जिसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। फिर फोर्थ नंबर पर आती है ताप्ती नदी, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। और पांचवें नंबर पर आती है बेतवा नदी, जिसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। याद करना, सबसे बड़ी है नर्मदा, फिर चंबल, फिर सोन, फिर ताप्ती, फिर बेतवा। ठीक है, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। अब छोटे से बड़ा जमाने को भी आ सकता है, तो पीछे से जमा देना। भारत की 5 बड़ी नदियों का क्रम। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां थी। अब साथ में हम भारत की 5 बड़ी नदियां देख लेते हैं। तो गंगा सबसे बड़ी है, फिर गोदावरी आती है, फिर कृष्णा, फिर यमुना और फिर नर्मदा। ठीक है, भारत की नदियों के क्रम में देखें तो नर्मदा का स्थान कौन सा है? 5वें नंबर का है। मध्य प्रदेश में देखें तो पहले नंबर पर आती है। अब नदियों से संबंधित एक शब्दावली है, वो भी देख लो। नदी जहां से निकलती है, जिस पॉइंट से उसका ओरिजिन होता है, उसको उद्गम बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। अब ये नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, एक दूसरी नदी इसमें आके मिलती है। इस दूसरी नदी को क्या बोलते हैं? सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों नदियां मिली है, उसको क्या कहा जाता है? संगम या कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। ठीक है, नदी का जो बाया किनारा होता है उसको लेफ्ट बैंक, बाया तट, और दाएं किनारे को दाया तट, राइट बैंक कहा जाता है। मिएंडर्स क्या होते हैं? तो ऐसे झूमते हुए जब चलते हैं ना, तो इस तरह से जब नदी चलती है, नदी बहती है, उसको क्या बोलते हैं? मिएंडर या विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, और इसी से क्या होता है कि जैसे नदी इस तरह से बह रही है और ये वाली धारा इससे जाके मिल गई, तो ये वाला जो पार्ट था ये अलग हो गया, तो इसने क्या निर्माण कर लिया? ऑक्सबो लेक का। तो इस तरह से जो लेक बनी है उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। लेवी क्या हो जाएंगे? तटबंध। तो जैसे कि नदी बह रही है यहाँ से, ठीक है, ये नदी बह रही है और बीच में एक स्थल पार्ट रह जाता है, नदी आसपास से बहने लगती है, उसको क्या कहा जाता है? तटबंध कहा जाता है। अब एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है? तो नदी का जो मुहाना होता है वहां पर एस्चुरी या डेल्टा का निर्माण होता है। तो जब नदी को फैलने के लिए जगह होती है, ये नदी है, मान लो इसका ये वाला मुहाना है, ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो गई। अब ये किसी दूसरी नदी में मिलेगी या फिर सागर में जाके मिलेगी, तो यहाँ पर इसको फैलने के लिए जगह है। ठीक है, चौड़ा क्षेत्र है, तो वो क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी, इसको डेल्टा कहा जाता है। और अगर जगह नहीं है, क्षेत्र नहीं है ज़्यादा, डायरेक्ट उसमें गिरती है जाकर, तो वो एस्चुरी का निर्माण करती है। अब हम पढ़ते हैं नदी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर की ओर, नॉर्थ की तरफ कौन सी नदियाँ जाती है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? देखो, उसका उद्गम कहाँ से होता है? सारी नदियों में याद करना है, उद्गम कहाँ से होता है, लंबाई कितनी है, कहाँ पर जाकर मिलती है, सहायक नदियाँ कौन सी है, जलप्रपात कौन से बने हैं, और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम देखेंगे। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो जानापाव पहाड़ी महू से इसका उद्गम होता है। लंबाई 965 किलोमीटर है। कहाँ पर जाकर मिलती है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है ये, और उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना नदी में ये मिलती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि जो क्वारी है, सिंध है, चंबल, पाहोज और यमुना नदियों को एक साथ पंचनद कहा जाता है। ठीक है, पंचनद कौन कौन सी नदियां बनाती है? क्वारी, सिंध, चंबल, पाहोज, यमुना नदी पंचनद बनाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन थे, जो चौथी एक नदी हो जाएगी वो इसमें नहीं थी। 5 नदियां ये शामिल है पंचनद में, क्वारी, सिंध, चंबल, पाहोज और यमुना नदी। चंबल की सहायक नदियां, तो शिप्रा एक चंबल की सहायक नदी है। मालवा की गंगा इसको कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? तो काकरी बरडी पहाड़ी, इंदौर से इसका उद्गम होता है। शिवना नदी इसकी सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सेवना गांव से निकलती है, या फिर सिर्फ इतना याद रखना, राजस्थान से निकलती है, गांव वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। मंदसौर में इस नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। काली सिंध नदी देवास जिले की बागली तहसील से निकलती है। पार्वती नदी आष्टा सीहोर जिले से निकलती है।
कूनो का उद्गम शिवपुरी के पठार से होता है और इसी नदी के किनारे कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। इसका उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है और सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है और इस पर बंजारा बांध स्थित है। देखो, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है ना वो ही सिर्फ लिखे हैं, तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है और ये तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी महू से, लंबाई 965 किलोमीटर है। कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश यमुना में मिल जाती है, इटावा के पास। इसके अलावा यहाँ पर पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ शामिल होती है? क्वारी, सिंध, चंबल, पाहुज और यमुना। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? बनास सबसे बड़ी चंबल की सहायक नदी है और सारी जो सहायक नदियां हैं उनका उद्गम स्थान कौन सा है वो भी याद करना है। ठीक है। शिप्रा काकड़ी बर्डी पहाड़ी से निकलती है। शिवना राजस्थान से निकलती है। काली सिंध देवास जिले की बागली तहसील से निकलती है। पार्वती आष्टा सीहोर से निकलती है। कूनो शिवपुरी पठार से निकलती है। बनास ये भी राजस्थान से निकलती है और सीप नदी श्योपुर से निकलती है। चंबल नदी की मुख्य परियोजनाएं देखते हैं तो गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, चंगा राज। ठीक है। चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजना या डैम बने हुए हैं? तो चंगा राज इसकी ट्रिक है। च मतलब चंबल, ठीक है। ग मतलब गांधी सागर, र मतलब राणा प्रताप सागर, ज मतलब जवाहर सागर। चंगा राज याद रखना। ठीक है। तो गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। जवाहर सागर कोटा राजस्थान में है। और चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं? तो चूलिया जलप्रपात है कोटा राजस्थान में, शीतला माता जलप्रपात है इंदौर में और झाड़ी दाह जलप्रपात है इंदौर में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो चंबल नदी आपको बताया था अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन और बीहड़ रिवाइंस का निर्माण करती है। मुरैना में चंबल घड़ियाल केंद्र स्थित है। चंबल घड़ियाल केंद्र, देवरी घड़ियाल भी कहा जाता है, कहाँ पर है? मुरैना में है। इस नदी के पुराने नाम याद करना है। चरमावती कहा जाता था और धर्मावती और कामधेनु, ये सब किसके नाम है? चंबल नदी के पुराने नाम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है। चंबल नदी के पुराने नाम कौन कौन से हैं? चरमावती, धर्मावती और कामधेनु। बनास, सीप, चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। तो रामेश्वर त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? बनास, सीप और चंबल। रिवाइन थॉर्न फॉरेस्ट चंबल घाटी में मिलते हैं। डॉल्फिन का संरक्षण चंबल घाटी में किया जा रहा है। ठीक है। बटागोर, कठहवा, चित्रा इंडिका, कछुआ प्रजाति का भी संरक्षण इसमें हो रहा है। हाँ, और इसके अलावा एक और फैक्ट याद करना कि जो डॉल्फिन है उसको चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। चंबल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉल्फिन। सेकंड आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी भी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। कहाँ से निकलती है? तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है। रायसेन के झीरी या कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है। चंबल नदी इटावा में मिल रही थी यमुना नदी में और ये हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर। आप तो 590 ही याद कर लेना। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बीना, धसान और जामनी। प्रमुख परियोजनाएं याद करेंगे। सम्राट अशोक परियोजना, जिसको हलाली परियोजना भी कहा जाता है, कहाँ पर है? विदिशा जिले में है। राजघाट, जिसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है। परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सम्राट अशोक, राजघाट और माता टीला याद रखना। सम्राट अशोक कहाँ पर है? विदिशा में। हलाली परियोजना भी इसको कहा जाता है और राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो बेतवा की सहायक नदी है बीना नदी, तो इसके किनारे बीना तेल रिफाइनरी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी है। आगासोद गांव में है, बीना में ही है। एरन जो सागर जिले में है, यहाँ सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं और
बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा कहने के पीछे दो कारण हैं। एक तो प्रदूषण के बेसिस पर, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है इस नदी में, तो उसके बेसिस पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा कह दिया जाता है। या फिर यहाँ पर एक और रीज़न है इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहने के पीछे, कि ये जो बेतवा नदी है इसके किनारे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान, बहुत सारे हिस्टोरिकल सिटीज़ स्थित है, जैसे कि भोजपुर हो गया, ओरछा हो गया, ये सब बेतवा नदी के किनारे हैं। तो यहाँ पर गंगा के जैसे पिंडदान होता है, जैसे गंगा नदी में पिंडदान होता है वैसे ही यहाँ पर भी पिंडदान होता है, तो इस वजह से इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो दो रीज़न है, जो भी ऑप्शन में आए तो आप लगा सकते हो। बेतवा के दूसरे नाम वेत्रवती भी कहा जाता है बेतवा नदी को, और बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले को कहा जाता है। ठीक है। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था, याद करना। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बीना नदी पर एक जलप्रपात है सागर जिले में, राहतगढ़, या फिर इसका दूसरा नाम भालकुंड जलप्रपात भी है। बीना नदी पर है सागर जिले में। बेतवा नदी का वर्णन कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो बाणभट्ट की कादंबरी में, कालिदास की मेघदूत में, और केशव दास की रसिक प्रिया में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। और ये एक फैक्ट याद कर सकते हो कि ब्रह्मपुत्र श्रेणी का जो मिसाइल फ्रिगेट है 2004 में नौसेना में शामिल हुआ, इसका नाम क्या है, आईएनएस बेतवा। और इसने 1988 में ऑपरेशन कैक्टस और 2006 में ऑपरेशन सुकून में भाग लिया था, और 2016 में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। अब तीसरी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है सिंध नदी। कहाँ से निकलती है, सिरोंज विदिशा के समीप से। मुहाना कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर मिलती है, यमुना नदी की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश के जालौन में मिलती है यमुना से। लंबाई 470 किलोमीटर है। परियोजना इस पर मोहिनी सागर शिवपुरी में है, अटल सागर जिसको मणिखेड़ा बांध भी कहा जाता है ये भी शिवपुरी में है, गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पर गुना में है। रतनगढ़ या सनकुआ का मेला दतिया में लगता है सिंध नदी के किनारे। और सिंध नदी जो है वो गुना और अशोकनगर के बीच में सीमा बनाती है, बाउंड्री बनाती है, गुना और अशोकनगर के बीच में। सकर मछली इसमें पाई जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, कुंवारी, मऊहर, पहुज और चौपन। और कुंवारी नदी का उद्गम स्थान याद करना, देवपुरा शिवपुरी से निकलती है कुंवारी नदी, जो कि सिंध की सहायक नदी है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। चौथी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है केन नदी। कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से निकलती है और बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। सहायक नदियां कौन सी है, सोनार, उर्मिल और बेवस इसकी सहायक नदियां है। लंबाई इसकी 427 किलोमीटर है। कौन कौन सी परियोजनाएं इस पर है, तो गंगऊ परियोजना पन्ना छतरपुर में है, बाकी रनगुआ उर्मिल परियोजना छतरपुर में है। जलप्रपात कौन कौन से है केन नदी पर, गाथा और पांडव जलप्रपात जो कि पन्ना में है, और रनिह जलप्रपात केन नदी पर छतरपुर जिले में है। पुराना नाम इसका शुक्तिमती था, केनास और कर्णावती था। तो शुक्तिमती, केनास और कर्णावती किसके पुराने नाम है, केन नदी के। केन बेतवा लिंक परियोजना याद करना 2005 की है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, और केन घड़ियाल केंद्र इस नदी पर है। ठीक है। अब जो फैक्ट्स वगैरह है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, अब उसको है ना बार बार रिकॉल करो तो आपको याद हो जाएगा। उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ पर जाकर मिली है, लंबाई कितनी है, सहायक नदियाँ कौन सी है, और कुछ स्पेशल अगर परियोजनाएं हैं, जलप्रपात वगैरह बने उस पर है, तो बार बार याद करोगे, बार बार रिकॉल करोगे तो ही आपको याद होगा। और इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल पूरा अच्छे से याद करना है, तुक्का तो चलेगा ही नहीं। टोंस नदी, तमसा नदी जो 5वीं नदी है उत्तर की ओर बहने वाली, कहाँ से निकलती है, कैमूर श्रेणी तमसाकुंड मैयर जिले से निकलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है, तो गंगा में मिलती है। अभी तक जो 4 नदियाँ पड़ी वो यमुना की सहायक नदी थी। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। प्रयागराज में गंगा से मिलती है। कौन कौन से जलप्रपात है इस पर, पूर्वा जलप्रपात है, चचई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर जो कि इसी की सहायक नदी है। केवटी जलप्रपात है महाना नदी पर। बहुटी जलप्रपात है सेलर नदी पर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है सेलर नदी पर जो कि टोंस की सहायक नदी है। सहायक नदियां बीहड़, महाना, बेलन। तो ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हो गई। अब हम पढ़ेंगे पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, जिसमें हमको सिर्फ एक ही पढ़नी है, और भी है बाकी, यही इंपॉर्टेंट थी इसलिए।
सोन नदी पूर्व की ओर बहती है, कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। याद रखना, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। मुहाना कहाँ पर जाकर मिलती है? तो पटना के पास गंगा में। तो सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है और पटना में जाकर ये गंगा में मिलती है। इसकी लंबाई याद करना 780 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद इसकी सहायक नदियाँ हैं। परियोजनाएं तो बाण सागर परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देवलोंद शहडोल में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके पुराने नाम क्या है? तो स्वर्णवती भी कहा जाता था, सोनभद्र भी सोन नदी का पुराना नाम है, नंद नदी और सुभागदी। ठीक है, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें सोन नदी को सुभागदी कहा गया है। याद रखना, पूछा गया प्रश्न है। सोन घड़ियाल केंद्र इस नदी पर है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। कौन सी है? माही नदी कहाँ से निकलती है? मिंडा गांव, सरदारपुर, धार जिले से निकलती है। कहाँ पर जाकर मिलेगी? मुहाना, इसका खंबात की खाड़ी में है। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ सोम, चाप, अनस और जाखम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी। इसको आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम जो है राजस्थान में है। कौन सी 3 नदियों का संगम है ये? माही, सोम और जाखम। माही, सोम, जाखम 3 नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। अब पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक अनूपपुर जिले से। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। कहाँ पर जाकर मिलती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। सहायक नदियाँ पूछते हैं, याद करना कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं नर्मदा की? 41 सहायक नदियाँ हैं। लेफ्ट से 22 और राइट से 19, बाएं से 22 और दाएं से 19। जैसे कि ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। यह अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ और ये पश्चिम की तरफ बह रही है। तो जो साउथ से आकर इसमें नदियां मिलेगी, तो ये कौन सी है? बाई ओर की नदियां। और जो नॉर्थ से नदियां आकर मिलती है इसमें, वो कौन सी है? इसकी दाई ओर की नदियां। याद रखना, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था। कुछ नदियां याद करना इसकी सहायक नदियां। लेफ्ट से कौन सी मिलती है? मतलब दक्षिण की ओर से तवा, शेर, शक्कर, दूधी, गंजन, बंजर, सुक्ता, कुंडा और गोई नदी। और उत्तर की ओर से राइट साइड से कौन सी मिलती है? हिरण, बारना, कोलार, करम, मान और हथनी नदी। प्रमुख परियोजनाएं इस पर: इंदिरा सागर परियोजना पुनासा खंडवा में है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। ओमकारेश्वर परियोजना रानी अवंतीबाई बरगी परियोजना जबलपुर में है। और देजला देवड़ा और महेश्वर परियोजना दोनों खरगोन में है। प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं? कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। ये सारे कहाँ पर है? अमरकंटक में, नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात मिल जाएगा भेड़ाघाट जबलपुर में। सहस्त्रधारा महेश्वर में है और मानधाता खंडवा में है। घाट कौन कौन से हैं? घाट भी पूछे जाते हैं। अभी और रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी उसमें कंचन घाट पूछा गया था, कौन सी नदी पर है? रंगरेज मंडला में है। गौरी घाट जबलपुर में है। सूरजकुंड घाट, सेठानी घाट, महेश्वर घाट। महेश्वर घाट जो है ये खरगोन में है और अहिल्याबाई ने इसको बनवाया था और सबसे लंबा घाट है ये। ठीक है। जो नर्मदा नदी है वो 16 जिलों में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो 16 जिलों में प्रवाहित होती है। नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। इसके और नाम क्या है? रेवा, मेकलसुता, गिवर ऑफ प्लेजर, खुशी देने वाली नदी भी इसको कहा जाता है। टोरटोर महाशीर मछली यहाँ पर पाई जाती है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। आपको याद होना चाहिए इसको राजकीय मछली का दर्जा कब दिया गया था? 2011 में। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टोर प्यूटी टोरा। नर्मदा सेवा यात्रा कब हुई थी? 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक 148 दिन की यात्रा थी। और इसका नाम टॉलमी ने क्या दिया था? नामोदास। ठीक है, नर्मदा को नामोदास किसने नाम रखा था? टॉलमी ने। इसके अलावा इसको रेवा, मेकलसुता और शंकरी, शंकर की पुत्री भी कहा जाता है।
फिर तीसरी नदी जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ताप्ती नदी, कहाँ से निकलती है? तो बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा, अमरावती और अरुणावती। पूर्णा और अमरावती अभी रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया था। अमरावती अभी जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था अमरावती किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी की। बाकी पूर्णा नदी बहुत बार पूछा जा चुका है ना, व्यापम की परीक्षाओं में भी, और एमपीपीएससी ने भी पूछा था 2023, 24 या 22 किसी एग्जाम में तो पूछा था। कौन कौन से बांध परियोजनाएं बनी हुई है? पारसडोह बांध बैतूल में है, हटनूर बांध महाराष्ट्र में है, उकाई परियोजना गुजरात में है, चंदोरा बांध मुल्ताई बैतूल में है जहां से इसका उद्गम हुआ है, और भावसा परियोजना अमरावती नदी बुरहानपुर में है जो कि इसकी सहायक नदी है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ताप्ती का संस्कृत में अर्थ ताप होता है। इसको सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। सूर्य इतना गर्म होता है, तपता है, उसकी पुत्री है तो वो भी, उसमें भी ताप होगा, इसलिए उसका नाम क्या है? ताप्ती। कौन से प्रमुख शहर इसके किनारे बसे हैं? बुरहानपुर, नेपानगर, भुसावल और सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसे शहर हैं। सर्वाधिक जो मिट्टी के टापू है, मड आइलैंड है, वो ताप्ती नदी में ही पाए जाते हैं। ताप्ती नदी भेजदेही पठार पर छोटे छोटे बीड़ों का निर्माण भी करती है। ठीक है, स्वाली बंदरगाह, सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। और नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के बीच में ये प्रवाहित होती है। और ताप्ती नदी का जो पुत्र है कौन है? कुरु, और इन्हीं से ही जो कुरु वंश है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। महाभारत में जो पांडव, कौरव, पांडव जिस वंश के थे वो किस वंश के थे? कुरु वंश के थे। तो उसकी उत्पत्ति ताप्ती के पुत्र कुरु से ही मानी जाती है। और 13 से 15 जनवरी 2025 मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया था, याद करना। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ना सिर्फ वही इंक्लूड किए गए हैं, तो बार बार रिवाइज करना तो याद हो जाएगा। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? वेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? सिवनी जिले से निकलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है? तो महाराष्ट्र में मिलती है, गोदावरी नदी में जाकर ये मिल जाती है। लंबाई इसकी 569 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कौन सी है? वर्धा, बाघ, अंधरी, गरहवी, बावनथड़ी और पेंच नदी इसकी सहायक नदी है। वेनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। प्रमुख बांध परियोजनाएं कौन सी है? संजय सरोवर या फिर इसी का दूसरा नाम है भीमगढ़ बांध जो कि वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में है। द्यूति बांध वेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में है। और माचा गोरा बांध पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में है जो कि वेनगंगा की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद करना, मध्य प्रदेश की जो सबसे पहली नहर है वेनगंगा नहर कब बनी थी? 1923 में। बालाघाट शहर वेनगंगा नदी के किनारे है। इसके समीप एक पहाड़ी झरना गांगुलपारा जलप्रपात स्थित है। और वेनगंगा को पुराणों में क्या कहा गया है? बेवा, वैया या फिर दीदी। किसके नाम है? वेनगंगा नदी के। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले की कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से ये निकलती है और महाराष्ट्र में जाकर वेनगंगा से मिलती है और प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। वेनगंगा और वर्धा के संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता। प्राणहिता नदी तो अभी बताया, वर्धा और वेनगंगा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। राइज ऑफ शिवगामी जो एक उपन्यास है, किसने लिखा था? आनंद नीलकंठन ने लिखा था, जिसमें प्राणहिता नदी का वर्णन है। और जो बाहुबली फिल्म बनी है वो इसी उपन्यास पर बनी है। पेंच नदी जो कि वेनगंगा की सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से ये निकलती है। ये नदी इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक। द जंगल बुक किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने। द सेकंड जंगल बुक भी उन्हीं की है। रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया है। अब नदियां हमने सारी पढ़ ली, ठीक है। उत्तर की ओर बहने वाली, पूर्व की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली, दक्षिण की ओर बहने वाली, और जितने भी फैक्ट्स थे वो आपको याद करने पड़ेंगे। कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर मिलती है, लंबाई कितनी है, कौन सी परियोजनाएं उस पर बनी हुई है, कौन से जलप्रपात है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसके दूसरे नाम क्या है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा।
अब हम पढ़ेंगे नदी जोड़ो परियोजना। तो भारत में नदी जोड़ो परियोजना का जो विचार है सबसे पहले 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे सर आर्थर थॉमस कॉटन, इन्होंने दिया था। फैक्ट है, पूछा नहीं जाएगा वैसे तो। मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट जो नदी जोड़ो परियोजना है, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। हमको दो पढ़नी है, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना और केन बेतवा लिंक परियोजना। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना 2012 से स्टार्ट हुई थी। इंदौर के उज्जैनी ग्राम में शिप्रा नदी में नर्मदा का पानी मिलाया गया है। शिप्रा नदी में नर्मदा का पानी छोड़ा गया था, 2012 से स्टार्ट हुई थी। इंदौर का उज्जैनी ग्राम था, उज्जैन नहीं, उज्जैनी एक इंदौर में गांव है वहां पर। दूसरी है केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसका प्रारंभ 2005 में हुआ था। कुल लंबाई इसकी 221 किलोमीटर है। समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 22 मार्च 2021 को। 13 इसके लाभान्वित जिले हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लाभान्वित जिले हैं? बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। पहला चरण जो था इसमें छतरपुर जिले में दौधन बांध का निर्माण किया गया था। इसके दूसरे चरण में लोअर बांध शिवपुरी में, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर में और कोटा बैराज विदिशा में निर्माण किया गया था। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी है, बस इतना याद कर लेना। लाभान्वित जिले कौन से हैं? खंडवा, बुरहानपुर, अमरावती, महाराष्ट्र का। बाकी ये दोनों याद करना है, केन बेतवा लिंक परियोजना और नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना 2012 से स्टार्ट हुई थी। इंदौर के उज्जैनी ग्राम में शिप्रा में नर्मदा का पानी छोड़ा गया। और केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में स्टार्ट हुई थी। 13 इसके लाभान्वित जिले हैं, कौन कौन से है याद करना। पहले चरण में छतरपुर में दौधन बांध बनाया गया था। जो इसका दूसरा चरण था उसमें लोअर बांध शिवपुरी, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर में और कोटा बैराज विदिशा में निर्माण हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखते हैं। जो केमूर श्रेणी है वो यमुना और सोन के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। यमुना और सोन नदी के बीच जल द्विभाजक का कार्य कौन करती है? केमूर श्रेणी। धसान नदी का प्राचीन नाम दशार्ण देश के नाम पर पड़ा था। दशार्ण किसका प्राचीन नाम है? विदिशा का। पूर्णा नदी ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। और कहाँ से निकलती है पूर्णा नदी? तो बैतूल जिले के भेजदेही के काशी तालाब से इसका उद्गम होता है। अखरानी की पहाड़ियाँ मथवार पहाड़ियों के बीच में जो नर्मदा नदी है कंदरा का निर्माण करती है, ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था। नर्मदा नदी में नर्मदा घाटी में एस्चुरी के निक्षेपण से बने शिल समूह मिलते हैं जिनको बाघ सीरीज कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उप बेसिन कौन सा है? यमुना उप बेसिन है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन कौन सा है? महानदी बेसिन सबसे छोटा है। सबसे बड़ा गंगा बेसिन, सबसे छोटा महानदी बेसिन और सबसे बड़ा उप बेसिन कौन सा है? यमुना उप बेसिन। अब नदियों के संगम पढ़ते हैं। वेनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है, जो कि मैंने आपको आगे बता ही दिया था। नर्मदा और तवा नदी के संगम को बांद्राभान कहा जाता है। नर्मदा और तवा नदी के संगम को बांद्राभान कहा जाता है। नर्मदा और कावेरी के संगम को मानधाता कहा जाता है। और चंबल, सीप और बनास के संगम को रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। नदियों के किनारे स्थित शहर याद करेंगे। जबलपुर, नर्मदापुरम, बड़वाह और नेमावर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, इन्हीं हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात हो रही थी, है ना, जिनमें गंगा के समान पिंडदान होता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बुरहानपुर और नेपानगर ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत भी ताप्ती नदी के किनारे बसा है। बालाघाट वेनगंगा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। इंदौर खान नदी और सरस्वती नदी के किनारे बसा है। रीवा बिछिया और बीहड़ नदी के किनारे बसा है। ग्वालियर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। श्योपुर सीप नदी के किनारे है। मंदसौर शिवना नदी के किनारे है।
राजगढ़ नेवज नदी के किनारे है। शिवपुरी या दतिया सिंध नदी के किनारे है। आगर मालवा लखुंदर नदी के किनारे है। शाजापुर चिल्लर नदी के किनारे है। इनको कुछ ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। बाकी मुझे ऐसा लगता है आप जितनी बार रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे ना, और इस तरह से पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है, ट्रिक याद करने के लिए भी हमको ट्रिक बनानी पड़ती है, ट्रिक भी याद नहीं आती कई बार, तो है ना। तो बार बार रिकॉल करोगे, याद हो जाएगा। अब कुछ घाट पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट घाट है ये। कंचन घाट बेतवा नदी का घाट है ओरछा में। सेठानी घाट नर्मदा नदी का घाट है नर्मदापुरम में। सांडिया घाट नर्मदा नदी का घाट है नर्मदापुरम में। गौरी घाट नर्मदा नदी का है जबलपुर में। संग्राम घाट ये भी नर्मदा नदी का है, मंडला में है। बरमान घाट ये भी नर्मदा का है, नरसिंहपुर में। राम घाट शिप्रा नदी का है, उज्जैन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम घाट किसका है? शिप्रा नदी का, उज्जैन में है। महेश्वर घाट नर्मदा नदी का है, खरगोन में। सबसे बड़ा घाट कौन सा है? महेश्वर घाट है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? अहिल्याबाई ने करवाया था। राजघाट ताप्ती नदी का है, बुरहानपुर में। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो घाट है ना वो ताप्ती नदी का है बुरहानपुर में, लेकिन जो राजघाट परियोजना बनी हुई है वो बेतवा नदी की है, ठीक है, जिसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है। प्रमुख परियोजनाएं देखते हैं। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। आधारशिला 1984 में इंदिरा गांधी ने रखी थी और 1992 में बनकर ये तैयार हो गया था। 2007 में मध्य प्रदेश की जो एक योजना थी जलदीप, इसका आरंभ यहीं से हुआ था। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट इसकी जल विद्युत क्षमता है। गांधी सागर बांध चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है गांधी सागर बांध। चंगाराज अभी याद करवाया था, चंबल नदी पर कौन कौन से बने हैं? चंगाराज, गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर और ज से जवाहर सागर। और उसमें सबसे पहला कौन सा था? गांधी सागर। 1954 में इसकी आधारशिला रखी गई, 1960 में बनकर ये तैयार हुआ। राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसमें राणा प्रताप सागर जवाहर सागर परियोजना भी इसमें आती है। और 2023 में मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर मंदसौर में आयोजित किया गया था। फिर है राणा सागर परियोजना, यह भी चंबल नदी पर है। चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप प्रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। जवाहर सागर परियोजना ये भी चंबल पर है, कोटा के बोरावस गांव में बनी हुई है। इसमें भी जल विद्युत केंद्र बनाया गया है और इसकी क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया ग्राम में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन 1961 में किया था। 2017 से ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसकी ऊंचाई का विरोध करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसने? मेधा पाटकर ने। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और राजस्थान, चारों को लाभ होता है। बाणसागर बांध शहडोल के देवलोंद नामक स्थान पर सोन नदी पर बना हुआ है। बाणसागर परियोजना बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसका नामकरण बाणभट्ट के नाम पर किया गया है और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में है और मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट यहीं पर स्थापित किया गया है। सम्राट अशोक परियोजना विदिशा जिले के खुआ गांव में बेतवा की सहायक नदी हलाली परियोजना है ना, इसी पर स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग थाल जलाशय के नाम से पुकारते थे। भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है, वेनगंगा नदी पर, और इसको संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है यह। अवंतीबाई परियोजना बरगी बांध भी इसको कहा जाता है, जबलपुर में है और इसकी विद्युत क्षमता याद करना 90 मेगावाट। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और लक्ष्मीबाई परियोजना भी इसको कहा जाता है, बेतवा नदी पर है यह। अटल सागर बांध शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर है। मणिखेड़ा बांध भी इसको कहा जाता है। भदभदा बांध 1965 में बना।
भोपाल का जो 2 तालाब है ना, बड़ा तालाब, छोटा तालाब, तो ये बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो याद करना भोपाल के बड़े तालाब में है, 1965 में बना था। आवदा बांध श्योपुर जिले में सीप नदी पर है। और साइक्लोपियन बांध जो कि सबसे पुराना बांध भी है, जो परमार वंश के राजा थे, राजा भोज, उन्होंने बनवाया था बेतवा नदी पर भोजपुर में, और जिसको बाद में होशंग शाह ने नष्ट कर दिया था। अब हम कुछ और बांध याद करेंगे। बंजारा बांध सीप नदी पर श्योपुर में है। पगारा बांध आसन नदी पर मुरैना में है। पहसारी बांध मोवर नदी पर ग्वालियर में है। राजघाट रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी अशोकनगर ललितपुर में है। बीला सागर परियोजना बीला नदी सागर पर है, बीना सागर परियोजना है। मुड़िया बांध बीना नदी सागर में है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी छतरपुर में है। ग्रेटर गंगेय परियोजना केन नदी छतरपुर में है। टोंस परियोजना टोंस नदी रीवा में है। गुलाब सागर परियोजना महान नदी सीधी में है। बाणसागर परियोजना सोन नदी देवलोंद शहडोल में है। थावर परियोजना राजीव गांधी थावर नदी नैनपुर मंडला में है। मटियारी परियोजना मटियारी नदी मंडला में है। राजीव सागर जिसको 52 थड़ी भी कहा जाता है, वेनगंगा नदी पर है बालाघाट में। धूती परियोजना वेनगंगा नदी पर है बालाघाट में। संजय सरोवर जिसको भीमगढ़ भी कहा जाता है, वेनगंगा नदी पर सिवनी में है। तो याद करना, रिवाइज करना बार बार। रिवीजन ऐसा होना चाहिए आपका कि 15 मिनट रूल आपको अप्लाई करना चाहिए रिवीजन के लिए। जैसे कि आप पढ़ने बैठ रहे हो तो शुरू के 15 मिनट आप वो पढ़ोगे जो आपने पहले पढ़ा था, ठीक है, उसको रिवाइज करोगे। फिर आज नया पढ़ना स्टार्ट करोगे, और फिर जब पढ़ाई ख़त्म करोगे तो जो आज पढ़ा है उसको लास्ट के 15 मिनट में फिर रिवाइज करोगे, ठीक है। तो बीच में क्या रहेगा आपका पढ़ना, शुरू के 15 मिनट जो कल पढ़ा था, और आज जो पढ़ा है उसको लास्ट में 15 मिनट पढ़ के फिर ख़त्म करना है। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा डेली रिवीजन करना चाहिए, वीकली रिवीजन करना चाहिए, मंथली रिवीजन। हाँ, तो अच्छे से आपके दिमाग में सारे फैक्ट्स बैठ जाएंगे और गलत नहीं होगा। और नेगेटिव मार्किंग है तो उसका असर आप पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इस तरह से आपने रिविज़न किया है तो। माचागोरा बांध पेंच नदी छिंदवाड़ा में है। सीतारेवा बांध सीतारेवा नदी छिंदवाड़ा में है। तवा बांध तवा नदी नर्मदापुरम में है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी खंडवा में है। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी खरगोन में है। लोअर गोई परियोजना गोई नदी बड़वानी में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। चंद्रशेखर या जोबट परियोजना हथनी नदी अलीराजपुर धार में है। मान परियोजना मान नदी धार में है। गांधी सागर चंबल नदी मंदसौर में है। कुंडालिया बांध काली सिंध या नेवज नदी पर आगर मालवा में है, आगर मालवा और राजगढ़ में। मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी राजगढ़ में है। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना में है। मणिखेड़ा जिसको अटल सागर भी कहा जाता है, सिंध नदी शिवपुरी में है। मोहिनी सागर बांध सिंध नदी शिवपुरी में है। चोरल परियोजना चोरल नदी इंदौर में है। बारना परियोजना बारना नदी रायसेन में है। सम्राट अशोक परियोजना बेतवा हलाली विदिशा में है। सुक्ता भगवंत सागर परियोजना सुक्ता नदी खंडवा में है। नलशेषा बांध चंदन नदी बालाघाट में है। पारसडोह बांध ताप्ती नदी बैतूल में है। अपर वेदा परियोजना बेदा नदी खरगोन में है। हस्ती परियोजना पार्वती नदी ग्वालियर में है। कोलार परियोजना कोलार नदी सीहोर में है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में, जो कि रीवा से अलग होकर बना है, मऊगंज जिला, ओदा सेलर नदी पर है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई कितनी है? 198 मीटर। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर है। ऊंचाई 130 मीटर है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। केवटी जलप्रपात रीवा जिले में तमस मतलब टोंस की सहायक नदी महाना नदी पर है, और यहाँ पर मकर संक्रांति पर हर साल मेले का आयोजन होता है। चूलिया जलप्रपात, ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चंबल नदी पर है राजस्थान में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में है और 8 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर है। ऊंचाई 18 मीटर है। सफ़ेद संगमरमर के लिए, व्हाइट मार्बल्स के लिए ये प्रसिद्ध है। कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में है। नर्मदा के उद्गम स्थल नर्मदा नदी पर स्थित है। रनेह जलप्रपात केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है और इसके निकट खजुराहो एयरपोर्ट है।
पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में चोरल नदी के पास है, एक पहाड़ी झरना है और पिकनिक स्पॉट भी है। और पाताल पानी जो है इम्पॉर्टेंट है, टंट्या भील का समाधि स्थल है। ठीक है, टंट्या भील बहुत फेमस चल रहे हैं अभी, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टंट्या भील का समाधि स्थल क्या है? पाताल पानी। जमुना जलप्रपात, इसको बी फॉल्स भी कहा जाता है, पचमढ़ी में है। अप्सरा जलप्रपात, ये भी पचमढ़ी में है, उसको परी फॉल्स भी कहा जाता है। अप्सरा मतलब परी, तो अप्सरा फॉल्स या फिर परी फॉल्स। भालकुंड, जिसको राहतगढ़ जलप्रपात भी कहा जाता है, बीना नदी पर है। बीना किसकी? बेतवा की सहायक नदी है। और अमरगढ़ जलप्रपात सीहोर जिले में है और पिकनिक स्पॉट है ये। इसके अलावा पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी रीवा में है। पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा में है। बेलोही जलप्रपात गोरमा नदी रीवा में है। पांडव जलप्रपात केन नदी पन्ना में है। गाथा जलप्रपात केन नदी पन्ना में है। लक्ष्मण धारा नर्मदा नदी अमरकंटक में है। दुग्ध धारा नर्मदा नदी अमरकंटक में है। शंभू धारा नर्मदा नदी अमरकंटक। जारवानी नर्मदा नदी गुजरात। दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, खरगोन में। झाड़ीदा चंबल नदी पर है, इंदौर में। गांगुलपारा जलप्रपात बालाघाट में है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी पर है, शिवपुरी में। और उषा जलप्रपात जमदार नदी पर है, टीकमगढ़ में। अभी हम क्वेश्चंस लगाएंगे, पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तब देखना आपसे बनता है कि नहीं बनता है। मतलब और ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होगी अगर आपके गलत हो रहा है, क्योंकि फैक्चुअल डेटा रहेगा। तो प्रमुख झील और तालाब देखना है, तो भोजताल भोपाल के शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भोजताल, जो कि भोपाल में है। भोजताल का निर्माण परमार शासक राजा भोज द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर करवाया गया था। और इसका जो प्रवाहित जल है कौन सी नदी में जाता है? कलियासोत नदी में जाता है। मार्च 2011 तक झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था और राजा भोज के सम्मान में फिर इसका नाम बदलकर भोजताल कर दिया गया। बड़ा तालाब कौन सी है? यही भोजताल ही बड़ा तालाब है। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है, राजा भोज की एक मूर्ति भी स्थापित की गई थी और 2002 में इसको आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। रामसर साइट में कब शामिल हुई? 2002 में। और मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट भी कौन सी है? भोजताल है। लाख बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है, इसको सागर झील भी कहा जाता है। लोकपाल सागर, पन्ना के जो राजा थे लोकपाल सिंह, इन्होंने अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण करवाया था। ग्वाल सागर टीकमगढ़ में है। चंदेल राजा थे मदन वर्मा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। धर्म सागर पन्ना नगर में स्थित है। मदार शाह धार्मिक सूफी संत थे और उनकी स्मृति में ही धर्म सागर तालाब बनवाया गया था। मुंज सागर झील, तो परमार वंश के राजा थे वाकपति मुंज, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। हनुमान ताल जबलपुर शहर में स्थित है। प्राचीन समय में जो जबलपुर शहर है वहाँ पर 52 तालाब में 84 तलैया थी। ठीक है, और इन तालाब तलैया का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था। सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय पार्क के पास में है। सांख्य सागर झील और माधव सागर झील को 1918 में मनिहार नदी से बनाया गया था। कहाँ पर है ये? शिवपुरी में। गोविंदगढ़ तालाब रीवा जिले में है ये। महाराजा रघुराज सिंह जुदेव ने ये बनवाया था और ये रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। संग्राम सागर झील जबलपुर में है ये और इसका निर्माण संग्राम शाह ने करवाया था, जो कि गोंड शासक थे। चिड़ी खो कहाँ पर है? राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में है और मालवा ए कश्मीर इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश की रामसर साइट देखना है। 5 रामसर साइट है। मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स है? अभी वर्तमान तक में 5 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहली भोज वेटलैंड भोपाल की, जिसको कब शामिल किया गया था? 19 अगस्त 2002 को। डेट ना भी याद रहे तो ईयर तो याद करना ही है। कब शामिल किया गया था? 2002 में। मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट है। सांख्य सागर झील जो कि शिवपुरी में है, इसको 2022 में शामिल किया गया। सिरपुर तालाब इंदौर में है, 2022 में इसको शामिल किया गया। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। यशवंत सागर ये भी इंदौर में है, इसको भी 2022 में शामिल किया गया।
और अभी सबसे नई साइट जिसको शामिल किया गया तवा जलाशय नर्मदापुरम होशंगाबाद में है। 2024 में इसको शामिल किया गया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट भी यही है। तो काफ़ी सारे फैक्ट्स इससे बनते हैं, याद करना। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 2026 तक कितनी रामसर साइट है? 5 रामसर साइट है। सबसे पहली कौन सी है? भोज वेटलैंड भोपाल, जिसको 2002 में शामिल किया गया। सबसे नई कौन सी है? तवा जलाशय, जिसको 2024 में शामिल किया गया। ठीक है, बाकी 3 2022 में हुई थी, सांख्य सागर, सिरपुर और यशवंत, जिसमें सिरपुर और यशवंत इंदौर में है, सांख्य सागर शिवपुरी में है। सबसे बड़ी कौन सी है? तवा जलाशय। सबसे छोटी कौन सी है? सिरपुर तालाब इंदौर की। मध्य प्रदेश के जैव विविधता स्थल कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 5 जैव विविधता स्थल है, याद करेंगे। नरो हिल्स सतना में है, जिसको 2019 में शामिल किया गया। पातालकोट छिंदवाड़ा में है, जिसको 2019 में शामिल किया गया। अमरकंटक अनूपपुर में है, जिसको 2022 में शामिल किया गया। वाल्मी परिसर भोपाल में है, जिसको 2024 में शामिल किया गया। और सिरपुर तालाब इंदौर, जिसको 2024 में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदास भी है? तो नर्मदा का नाम किसने रखा था? ये टॉलमी ने। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है? सिर्फ मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई पूछी है, कितनी है? 1077 किलोमीटर। पूरी पूछते लंबाई तो कितनी हो जाती? 1312। सिर्फ मध्य प्रदेश में पूछी है, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 93,180 वर्ग किलोमीटर है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? कौन सा बनाती है? कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार, दर्दी, धुआंधार, सहस्त्रधारा, सारे ही ये बनाती है। नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो 41 इसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो ताप्ती नदी बैतूल जिले से निकलती है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महू से निकलती है, महू जानापाव पहाड़ी से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली है नर्मदा नदी। निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और आपसे अगर ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो तो एक बार फिर से लेक्चर को, है ना, पीछे जाके पूरा लेक्चर देखना, अच्छे से याद करना सारी चीज़ों को, और फिर एमसीक्यू सॉल्व करना। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है, चंबल नदी का। निम्न में से सही जोड़े को छांटना है। नर्मदा अनूपपुर सही है, चंबल शहडोल गलत है। ठीक है, चंबल महू में है, महू से निकलती है। ताप्ती ककरी बरडी उपरोक्त सभी सही है। तो ताप्ती काकरी बरडी भी गलत है ना, क्योंकि अच्छा सही जोड़े को छांटना है तो नर्मदा अनूपपुर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काकरी बरडी से कौन सी निकलती थी? शिप्रा। निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थलों से मिलाना है। तवा कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी से। पार्वती सीहोर जिला आष्टा से निकलती है। काली सिंध देवास के बागली गांव से निकलती है। और केन विंध्याचल पर्वत से निकलती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो कुमरा गांव से निकलती है। निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में गलत कौन सा है? चंबल की 965 किलोमीटर सही है। ताप्ती की 724 किलोमीटर सही है। सोन की 780 ये भी सही है। बेतवा की 365 नहीं है, 590 है। निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल उत्तर की ओर बहती है, ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, वेन गंगा दक्षिण की ओर बहती है। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? सबसे बड़ा हो जाएगा नर्मदा, चंबल, सोन, नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल, ताप्ती। ये नर्मदा, चंबल, सोन सबसे बड़ा है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? सागर में है। बेतवा की सहायक नदी बीना पर। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी पुल से गुजरती है? ठीक है, तो ग्वालियर से भोपाल जाना है तो नर्मदा नहीं, चंबल नहीं, पार्वती नहीं, बेतवा नदी आएगी। ठीक है,
निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो गंगा में मिलेगी सोन नदी। मध्य प्रदेश की वो नदी बतानी है जो चंबल में नहीं मिलती है। चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? पार्वती चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध है, कूनो नदी है, कुंवारी चंबल की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? वर्धा बहती है, वेनगंगा बहती है, वारना बहती है, माही नहीं बहती है क्योंकि माही पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है? तो वेनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे है? तो पचमढ़ी है तवा नदी के किनारे। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पन्ना के निकट है। जलप्रपातों को उनके स्थलों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है। भालकुंड कहाँ पर है? सागर में है, तो एक का द हो जाएगा, पहले वाले का द ये इसमें आ रहा है, ओनली बी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी भी मैच कर लेते हैं। डचेस फॉल कहाँ हो जाएगा? पचमढ़ी में। झाड़ीदह इंदौर में है और शंकर फॉल्स खिवनी में है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? केन नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है। निम्न नदियों को उनके अवसान स्थलों से मिलाना है। उनका मुहाना कहाँ पर है? ताप्ती कहाँ पर जाकर मिलती है? अरब सागर में। कूनो नदी चंबल की सहायक नदी है, चंबल में जाकर मिलेगी। बेतवा यमुना की सहायक नदी है और गार नर्मदा की सहायक नदी है। धसान किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की नहीं है, नर्मदा की नहीं है, बेतवा की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है? कौन सा नहीं है? कपिलधारा है, दुग्धधारा है, धुआंधार है, चित्रकूट इसका प्रपात नहीं है, तो चित्रकूट इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से एलिमिनेट करते जाया करो। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सिंध सिरोंज गुना से निकलती है, बेतवा विंध्याचल रायसेन से निकलती है, वेनगंगा सिवनी बालाघाट से निकलती है और काली सिंध सतपुड़ा से नहीं निकलती है, तो ये डी वाला सही आंसर इसका हो जाएगा। किस नदी को रामायण में सुबागदी कहा गया है? तो सोन नदी को मैंने आपको बताया था। पुराणों में वेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? तो बेवा वैया दीदी सभी नामों से इसको पुकारा गया है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी है। बेतवा नदी किस में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? कृष्णा नदी और महानदी भी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। बाकी महानदी का बेसिन आता है, तो फिर कृष्णा इसका आंसर हो जाएगा, या तो दोनों ही आंसर माने होंगे इन्होंने। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां अरब सागर में जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, हिंद महासागर में जाती है, या दूसरी नदियों में मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती कहाँ जाती है? अरब सागर में। बाकी नदियां दूसरी नदियों में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सोन नदी गंगा की सहायक है, यमुना से नहीं मिलती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? सोनकच्छ। महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा के तट पर। चंबल नदी का प्रवाह किन राज्यों में होता है? तो चंबल नदी जाती है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। रामघाट कौन सी नदी पर है? तो शिप्रा नदी पर, उज्जैन में। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे, जहाँ पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा है इन चार ऑप्शन के हिसाब से तो चचई जलप्रपात है। पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? पार्वती नदी सीहोर के आष्टा से निकलती है। मंडला किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी के किनारे। रजत प्रपात पचमढ़ी में है। नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है? तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। शिप्रा नदी किस जिले से निकलती है? तो ये इंदौर जिले से निकलती है। ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर है? बेतवा के तट पर है ओरछा। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर। कंचन घाट कौन सी नदी पर है? तो कंचन घाट बेतवा नदी पर है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था।
एक प्रमुख शहर जिसमें शिप्रा नदी गुजरती है, उज्जैन। इंदौर किन नदियों के संगम की जगह है? खान और सरखंती नहीं, सरस्वती आएगा, ठीक है, खान और सरस्वती नदी। बीना और धसान किसकी सहायक नदियां हैं? बीना और धसान बेतवा की सहायक नदियां हैं। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल से निकलती है। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, खरगोन में है। होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? नर्मदा के किनारे। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? इनमें से ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 785 किलोमीटर। किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? शिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। कपिल धारा झरना किस नदी पर है? कपिल धारा नर्मदा पर है। मध्य प्रदेश में किसका उद्गम नहीं होता है? तो बनास का उद्गम राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है? चंबल बहती है, महानदी भी नहीं बहती है, नर्मदा बहती है, कावेरी भी नहीं बहती है। बाकी महानदी का बेसिन इसमें आता है अपने मध्य प्रदेश में, अपवाह क्षेत्र, तो ये कावेरी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि ईएसबी और एमपीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बनाते ही क्यों है जिस पे डाउट हो और फिर बाद में इनको दो दो आंसर सही करना पड़े। तवा किस नदी की उपनदी है? तो नर्मदा की उपनदी है। मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, खरगोन में। कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? केन नदी। तवा जलाशय किसके मध्य स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य के बीच में स्थित है। सिंह, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती किससे मिलती है? यमुना में मिलती है। अमरकंटक किन नदियों का स्रोत है? कितनी नदियों का? तो मैंने बताया था 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर, कौन सी है? नर्मदा नदी। पहली नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल पर। इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर है? पुनासा, खंडवा में है। नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में कौन से कथन सही है? इस पर 29 वृहद परियोजना निर्मित की गई है, सही है। 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, 27 लाख हेक्टेयर की सिंचाई, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इंदिरा सागर परियोजना से कितनी विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 1000 मेगावाट। बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर? तो सोन नदी पर, शहडोल देवलोन नामक स्थान पर किया गया है। बाणसागर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? परियोजना की लागत 2964 करोड़ रुपए, 1978 में निर्माण हुआ था और 2006 में पूर्ण हुई। 425 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी और गांवों की संख्या 336 है और जल ग्रहण क्षेत्र 18,648, पाँचों ही सही है। बाणसागर परियोजना के जल वितरण में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? इसको चेक करना, ठीक है। बाणसागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्रमशः वित्तीय अनुपात क्या है? 2:1:1 का अनुपात है, ठीक है। मध्य प्रदेश का 2 हिस्सा, बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार का 1:1। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कहाँ मिट्टी का बांध बनाया जाएगा? तो छतरपुर में बना था। केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है? केरवा बांध। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है? इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक कौन सा है? पगारा बांध इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। मन्यारी, रानी अवंतीबाई सागर, बरना, तवा में क्या चीज सामान्य है? तो सभी नर्मदा में सिंचाई बांध है। मणिखेड़ा बांध के किसके ऊपर बना है? मणिखेड़ा सिंध नदी पर बना है ये। रेहटी एक मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना है, विदिशा में। गुलाब सागर महान परियोजना सीधी में है। चंबल क्षेत्रों को उनके नालों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नहरें हैं। भोपाल में बड़ा तालाब, छोटा तालाब क्या है? तो मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झीलें हैं। 1010 से 1053 ईस्वी में निर्मित सबसे पुराने बांधों में से एक साइक्लोपियन बांध है। किसने बनवाया था? परमार शासक राजा भोज ने। मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक क्या है? जल भराव की समस्या। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है?
कर्नाटक शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तवा बांध सबसे बड़ा है। माही परियोजना किस जिले में है? धार जिले में है। संजय सरोवर योजना किस नदी से संबंधित है? संजय सरोवर वेनगंगा पर है। तवा नहर किस जिले में स्थित है? तवा नहर होशंगाबाद में है। कौन सी झील भोपाल में स्थित नहीं है? तवा जलाशय भोपाल में नहीं है। मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजनाएं हैं? तो नर्मदा पर सबसे ज़्यादा है। सुमेलित करना है। बालाघाट कौन सी नदी के किनारे है? वेनगंगा के किनारे। ओरछा बेतवा के किनारे है। शिवपुरी सिंध के किनारे है। और पचमढ़ी तवा के किनारे है। सुमेलित किए हुए ही है वो। तवा बांध और मढ़ी आरक्षित वन कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में नहीं है? बंकी मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना जोबड़ को कहा जाता है? मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना किससे संबंधित है? तो पुरानी या मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास आधुनिकीकरण द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार करने से। जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? मोहनपुरा ये राजगढ़ में है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो तवा जलाशय सबसे बड़ी है। प्राचीन समय में किस शहर को 52 ताल का शहर कहा जाता था? जबलपुर को। चिड़ीखो झील किस जिले में स्थित है? राजगढ़ में। जैव विविधता विरासत स्थल पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में है। तो ये आज का जो टॉपिक था, नदियाँ, परियोजनाएं, जलप्रपात, रामसर साइट वगैरह, पूरा अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया है। रिवाइज करना बार बार फैक्चुअल चीज़ों को। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। और कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ चेंजेस करना है तो वो भी कमेंट्स में आप बता सकते हो। स्क्रीन पर देखो एमपीजीके की प्लेलिस्ट शो हो रही है, वहाँ से जाकर आप सारे लेक्चर देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।